गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक तार पर बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक तार पर बल। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले समरूप एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। यानी समांतर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ रखी है। इस चालक छड़ की जो लेंथ है, लंबाई है स्मॉल एल, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। इस चालक छड़ को एक बाह्य स्रोत से यदि हम कनेक्ट कर दें तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। उस धारा की दिशा हम मान लेते हैं नीचे की ओर। धारा की दिशा हम किसी भी तरफ ले सकते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक छड़ पे हमें बल देखना है, तो हम मान लेते हैं इसकी अक्ष जो यहाँ से थीटा कोण बना रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है। तो देखो इस पे जो लगने वाला बल आता है वो बल आता है F बराबर आई एल क्रॉस बी। इतना बल लगता है, F बराबर आई एल क्रॉस बी। अब इस बल का हमें मान ज्ञात करना है कि ये बल किस प्रकार से लगता है। तो देखो हम जानते हैं कोई भी चालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम मान लें चालक तार की लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A। यदि चालक तार की प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तब संपूर्ण चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये चीज देखनी है। तो यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तब संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि हम कैपिटल N लें तो देखो कैपिटल N हो जाएगा स्मॉल n इंटू ए इंटू एल। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। यानी इसकी लंबाई स्मॉल एल, एरिया ए, तो इसका आयतन हो जाएगा ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, तो इसके पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी कैपिटल एन बराबर एन ए एल। तो सबसे पहले इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई होता है, अतः चालक तार पर कुल आवेश ये Q बराबर आ जाएगा कैपिटल एन ई। तो Q बराबर एन ए एल ई। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। यानी यहां से जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो एन ए एल वहां रख दे तो कुल आवेश आ जाएगा एन ए एल ई। ये इस चालक छड़ में आवेश आ गया, चालक तार में आवेश का मान आ गया। अब हम जानते हैं ये आवेश से अपवहन वेग Vd से गति करता है। तो यदि आवेश अपवहन वेग Vd से गति करे तो इस चालक पे कितना बल लगेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं, और वो बल आता है F बराबर Q Vd क्रॉस B। ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं हम कि यदि Q आवेश V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील हो, Q आवेश V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील हो, तो उस पर लगने वाला बल आता है Q Vd क्रॉस B। Q का मान समीकरण 2 से हम रखें, F बराबर देखो NaLe, और इस पूरे को खोल दें
तो वी डी बी कोस थीटा, क्यों सॉरी साइन थीटा आएगा यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसको वी डी क्रॉस बी को खोलेंगे तो वी डी बी साइन थीटा, एन कैप हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे परिमाण ले रहे हैं केवल इसका। अब इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, एफ बराबर यहाँ एन ई ए वी डी को तो एक साथ ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा एल बी साइन थीटा। और यहाँ देखो एन ई ए वी डी हमने पहले पढ़ा है, चूंकि एन ई ए वी डी होता है चालक में प्रवाहित धारा कैपिटल आई के बराबर। तो यहां से जो एफ का फॉर्मूला आएगा, एफ बराबर आ जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, या इसको सदिश रूप में लिखे, सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में सदिश एफ बराबर आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। ये आ जाता है किसी धारावाही चालक तार में बल का मान। यदि उस चालक में धारा का मान आई हो, उसकी लंबाई एल हो, वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित हो, तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर होगा आई एल क्रॉस बी। ये बल का मान आ गया। इसमें हम दो कंडीशन कर सकते हैं। यदि हम थीटा लें पहले, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, पहली कंडीशन, मतलब धारा या एल और बी दोनों एक दूसरे के समांतर हो। देखो एल की दिशा कहाँ लेते हैं, एल की दिशा हमेशा आई की दिशा में मानी जाती है। ध्यान रखना, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ हमें एल की दिशा लेनी है। तो इसमें यदि 0 डिग्री एंगल ले तो एफ बराबर आई एल बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, तो बल आ जाएगा 0। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, यदि लंबवत हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 लेने पर एफ बराबर आई एल बी साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे एफ बराबर आ जाएगा आई एल बी, और ये लगने वाला बल आ जाता है अधिकतम बल, मैक्सिमम बल। तो ध्यान रखना है, कोई एल लंबाई की छल जिसमें आवेश धारा का मान आई हो, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी हो, तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। जब आई और बी एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उस समय मैक्सिमम बल लगेगा एफ बराबर आई एल बी। तो ये हो गया हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक तार पर बल। अब इस बल की दिशा को निकालने के दो नियम यहां पे काम आते हैं। तो इस बल की दिशा को निकालने के दो नियम आएंगे। पहला नियम होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखो इसमें तीन चीजें हमें ध्यान रखनी बाएं हाथ के नियम में, कि हमारे बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को हमें एक दूसरे के ऐसे लंबवत रखना है। इस स्थिति में फ्लेमिंग के अनुसार यदि जो तर्जनी उंगली है, छोटी उंगली है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग का नियम सिंपल सा क्या है, यदि बाएं हाथ की हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें, तब तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी इसको हम सिंपल सा यदि तीनों अक्षों के रूप में प्रदर्शित करें, तो मान लो इधर आई की दिशा है, इधर बी की दिशा है, तो ये एफ की दिशा को बताएगा। यानी तीनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं। ये हमें तीनों के द्वारा प्रदर्शित करना होता है। तो दूसरा नियम आता है इसमें दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। देखो दाहिने हाथ की हथेली के नियम में हमें क्या याद रखना है, कि इस बार हमें क्या करना है, जो अंगूठा है वो धारा को प्रदर्शित करेगा,
चुंबकीय क्षेत्र है वो इन सभी उंगलियों को, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को हमें एक दूसरे के लंबवत रखना है। ऐसे अंगूठे को और उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। यदि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली से लंबवत धक्का देने की दिशा में बल की दिशा प्रदर्शित की जाती है। ये हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इन दोनों नियमों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब देखो इसकी एप्लीकेशन हम देखें तो पहली आती है दो समांतर धारावाही चालक तारों पर बल। तो पहली इसकी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों पर बल, तारों पर बल। तो देखो इसमें हमें ध्यान रखना है, यदि हम दो समांतर धारावाही चालक तार ले लें तो जब इन तारों में धारा की दिशा एक समान रहती है, यानी दो तारों को यदि हम एक दूसरे के पास पास रखें तो उनमें चुंबकीय बल कार्यरत होता है। जब इनमें धारा की दिशा दोनों में समान होगी तो इनमें होगा आकर्षण बल, आकर्षण। और जब इन तारों में धारा की दिशा हम विपरीत कर दें तो इनमें होता है प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले ये चीजें जो सिंपल सी चीजें वो ध्यान रखनी है कि यदि किन्हीं दो धारावाही चालक तारों को हम एक दूसरे के पास कुछ दूरी पर रखें तो उनके मध्य चुंबकीय बल कार्यरत होता है। उसके बाद में दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि यदि उन तारों में धारा की दिशा समान हो तो उनमें आकर्षण बल लगता है, यदि उनमें धारा की दिशा विपरीत हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अब ये क्यों लगता है इसको हम समझते हैं कि समान दिशा होने पर आकर्षण क्यों लगता है और विपरीत होने पर प्रतिकर्षण क्यों लगता है। तो उसके लिए देखो हम अनंत लंबाई के दो तार ले लेते हैं। ये अनंत लंबाई के दो तार है PQ और RS। इनके जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल d दूरी पे, एक स्मॉल d दूरी पे रखे हुए हैं। इस वाले तार में मान लो धारा जा रही है I1 और इस तार में धारा जा रही है I2। ये इन दोनों तारों में धारा का मान। अब हमें इन दोनों के मध्य लगने वाला बल निकालना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला F बराबर IL क्रॉस B यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का पता करते हैं। देखो इस PQ तार में I1 धारा जा रही है तो इस I1 धारा के कारण D दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं और वो हम जानते हैं I1 धारा के कारण D दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D होगा। क्यों, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक अनंत लंबाई के तार के कारण स्मॉल d दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B1 बराबर म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D। अब ये जो तार I2 है ये इससे, या RS जो तार है इससे d दूरी पे है। इसका मतलब इस I1 के कारण इस पूरे तार पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D। अब इस तार के कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, उसकी दिशा देखें तो देखो इस तार पे अंगूठा, जो जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो अंगूठे वाला नियम काम में लेना है। तार में धारा की दिशा में अंगूठा तो चुंबकीय उंगलियां बोर्ड के तल के अंदर जा रही है, यानी यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा क्रॉस। अब यहां हम चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस, तो उसको मैं डैश डैश करके अंदर की तरफ दिखा देता हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया B1, ठीक है। इसमें धारा देखो ऊपर की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। तो यदि बल की बात करूं मैं कि इस I2 तार पे इस B1 के कारण कितना बल लगेगा, तो देखो उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये वाली उंगली ऊपर की ओर जा रही है और ये छोटी वाली उंगली अंदर जा रही है बोर्ड के तल में, तो इधर बल लगेगा, यानी इस दिशा में बल लगेगा और इस बल को नाम देते हैं F21। तो I2 तार पे I1 के कारण, यानी I2 तार पे B1 के कारण लगने वाला बल क्या है, F21। ऐसे ही I2 के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, I1 पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को यदि मैं B2 नाम दूं, B2, तो देखो B2 बराबर क्या होगा, म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई D, क्योंकि ये भी D दूरी पर ही है। ये भी कितनी दूरी पे होगा, केवल D दूरी पर होगा। अब इसकी दिशा यदि हम देखें तो देखो दिशा में हमें यही नियम काम में लेना है। यहाँ पे धारा यदि इधर जाएगी तो
उंगलियां घूम के आएगी, यानी इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र B2 होगा वो बाहर की ओर होगा, तो उसको हम ऐसे बाहर की ओर बना सकते हैं। ये आ गया B2। अब इसमें बल हम देखें तो देखो धारा तो ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, ऐसे धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो अंगूठा इस तरफ जा रहा है, यानी इस पे बल लगेगा इधर। उस बल को नाम देंगे F12, 1 पर 2 के कारण। तो यहां हम देख सकते हैं जब दोनों में धारा की दिशा समान है तो इन पे लगने वाला जो बल आ रहा है वो आकर्षण प्रकृति का है। जब दोनों में धारा ऊपर की ओर जा रही है तो F12 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, F21 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी आकर्षण बल लगता है। इसमें यदि हम बल का परिमाण देखें तो यहां पे देखो पहले हम F21 का मान निकालें। F21 बराबर, F21 में हमें पहले धारा देखनी पड़ेगी। इस RS तार में धारा कितनी जा रही है? I2। इसका एक अल्पांश ले लेते हैं हम DL2, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1। इसको हम लिख सकते हैं F21। इधर देखो I2 धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I2 DL2 B1। इस पे वेक्टर हम हटा देते हैं। B1 का मान, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 1 से यदि B1 का मान हम रखें तो F21 बराबर आ जाएगा I2 DL2 इंटू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D। यहां से देखो जो F21 आ रहा है वो आ जाता है म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू DL2, समीकरण नंबर 3। इस बल की दिशा देखें तो इस बल की दिशा होती है तार PQ की ओर। ऐसे ही यदि हम F12 निकालें तो F12 बराबर हमें लिखना पड़ेगा, देखो इस तार में धारा जा रही है I1, इसका अल्पांश ले लेते हैं DL1, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र B2। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसके ऊपर बल निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र B1 और PQ पे बल निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? B2 आएगा। तो सेम देखो इसी तरह जब हम B2 का मान रखेंगे तो F12 का मान आ जाएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू DL1। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। तो ध्यान रखना है कि जब इस पे बल निकालेंगे तो B1 आएगा, इस पे बल निकालेंगे B2 आएगा। B1 B2 के मान पहले हम निकाल चुके हैं। इसका अल्पांश DL2 लेना है, इसका अल्पांश DL1 लेना है, वहां से F21 और F12 आ जाएगा। समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि इन पे लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। क्यों? F12 की दिशा RS की ओर और F21 की दिशा होती है PQ की ओर। इसी प्रकार यदि हम विपरीत दिशा में लेंगे धारा तो उनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो उसको हम देखो इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम इस वाले तार में धारा की दिशा विपरीत कर दें, यहां मान लेते हैं इस तार में धारा जा रही है ऊपर की ओर, यदि इस तार में हम धारा नीचे की ओर ले लें RS में धारा ले लेते हैं हम नीचे की ओर, ये D दूरी पे ही है। तो केवल हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और बल देखना है। तो सबसे पहले इस तार के कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे तो B1 आएगा वो, और B1 की दिशा हम देख चुके हैं, अंदर की आती है B1 की दिशा, क्रॉस लगा दिया था यहाँ पे। अब इस तार के कारण देखो यहाँ पे जब हम देखेंगे ना ऐसे, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर आएगी, यानी इस बार यहां भी क्या होगा? क्रॉस, और B2 भी अंदर की ओर ही आएगा, B2। अब यहां पे ये बल की दिशा हम निकालें तो देखो B1 धारा है नीचे की ओर और B1 है अंदर की ओर, ऐसे करना पड़ेगा हमें। तो अंगूठा बाहर की ओर जा रहा है, यानी यहां लगेगा F21, 2 पे 1 के कारण। यहां पे यदि हम दिशा देखें तो देखो धारा तो है ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, यानी इस पे बल लगता है F12। तो यहां देख सकते हो F12 और F21 दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, यानी जब धारा की दिशा अलग होगी तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और धारा की दिशा जब समान होगी तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। ये ध्यान रखना है। अब इन तारों की यदि एकांक लंबाई पे यदि हम बल निकालना चाहें
तो देखो एकांक लंबाई पे बल आ जाएगा F21 अपॉन DL2 बराबर म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। पहले वाली तीसरे समीकरण से L2 का मांग दे दिया, F12 अपॉन DL1 कर दें तो ये एकांक लंबाई पे म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, यानी हम कह सकते हैं कि इन तारों की एकांक लंबाई पे लगने वाला बल समान होगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि DL1 बराबर DL2 ले लें तो यहां से ये दोनों बराबर हो जाएंगे F12 अपॉन DL2 बराबर F21 अपॉन DL2 बराबर F12 अपॉन DL1 बराबर म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और यहीं से ही हम 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बता सकते हैं। देखो 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, ये म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी है। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और स्मॉल d बराबर 1 मीटर हो तो यहां पे F ले लेते हैं, F अपॉन DL बराबर आ जाएगा, देखो म्यू नोट 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 F अपॉन DL बराबर म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई, उसको कैंसिल आउट करोगे 2 बचेगा, यानी F अपॉन DL एकांक लंबाई पे बल आ जाता है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। तो यहां से तार की एकांक लंबाई पे बल आता है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। कब? जब उन तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो यहां से 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बन जाती। तो वो परिभाषा क्या है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनकी एकांक लंबाई पे लगने वाला बल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर हो तो उन तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के तार जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि इन तारों की एकांक लंबाई पे लगने वाला बल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर हो तो इन तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये हमारा हो जाता है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। थैंक यू।